मुझे लगता है कि नीट में जो घोटाला हुआ ये अच्छी बात नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं कि भाई जो जो उसमें से कलेक्टेड थे सब लोग अरेस्ट किया है। उसमें महाराष्ट्र के भी लोग हैं, राजस्थान के और भी किसी राज्यों के हैं। ये लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसी तरह का पेपर फुटी होना ठीक नहीं है। अनेक बार पेपर फुटी हुई भी है। मतलब राहुल गांधी जी के पार्टी की सरकार थी तब भी अनेक बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा होना ठीक नहीं है। मतलब हमारी सरकार की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी इतनी होपलेस बन गई है कि ब्लैकमेल करने का काम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और पैसा कमाना है तो मतलब सीधे रास्ते से कमाओ। मतलब इसी तरह का पैसा कमाना एक बेवकूफ़गिरी है। तो भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी मतलब पूरी कोशिश हो रही है। और इस रैकेट को पूरा नेस्त नाबूद करने का काम हमने तय किया है। इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बताया, वो हमारे मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, और उन्होंने भी बताया कि भाई जो हुआ ये अच्छी बात नहीं है। उसका परिणाम स्टूडेंट पर भी होता है। 3 स्टूडेंट ने आत्महत्या भी की है। तो मुझे लगता है कि डबल उनको एग्ज़ाम देना ये सब स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मतलब ऐसा बिल्कुल बाद में नहीं होना चाहिए। उसके लिए ज़रूर राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार भी इसमें सीरियस है। और इसी तरह की पेपर फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये हमारी भूमिका है। लेकिन राहुल गांधी जी आरोप तो लगाते रहते हैं। राहुल गांधी जी ने मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देना चाहिए इस तरह की मांग भी की है। तो ये तो राजनीति का एक भाग है। राहुल गांधी ने ऐसा न होने के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, इसके सुझाव देने का अधिकार है। अपोजिशन लीडर उनको है। लोकतंत्र में हर एक का सुझाव लेकर ही हम आगे चलते हैं। तो जो हुआ ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जरूर हमारी कोशिश ये है कि वह ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन अनेक बार ऐसा हुआ है। मतलब अनेक बार नीट एग्ज़ाम में इसी तरह की गलत बातें होती रही है। तो इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूर हमारे सरकार की तरफ से प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा दोबारा ना हो, उसके लिए उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए और हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल के जो भाव है, दाम है, अभी 2 दिन हम्म। पहले ही पेट्रोल डीजल के जो दाम है 2 दिन पहले ही बढ़े थे, सीएनजी के भी। आज फिर से दिल्ली में एक और सीएनजी का बढ़े हैं। उस पर क्या कहेंगे? साथ ही जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री पर ये भी आरोप लगा रहा है कि इतनी तंगी, जब हम फॉरेन रिजर्व को सेव करना चाहते हैं, उसके बीच में ये फॉरेन ट्रिप्स की इतनी आवश्यकता या जरूरत क्यों है? मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी सरकार जब 2014 में आई और अभी लगातार 10-12 साल हो रहे हैं, तो ये 10-12 सालों में शायद पेट्रोल डीजल में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण हुर्मुज से मतलब जो जो जहाज है वो अपने आई भी। ईरान ने अपने को सपोर्ट भी किया। और इतनी कमतरता हुई नहीं। मतलब जो गैस है या पेट्रोल डीजल है वो ठीक ठाक लोगों को मिलता भी रहा। लेकिन आज इस युद्ध के कारण अनियमितता बढ़ी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अर्थतज्ञों के साथ बात करने के बाद आज अपने देश की इकोनॉमी मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया को बहुत बड़ा सपोर्ट करने का सरकार का प्रयत्न है। और अपनी इकोनॉमी 10 नंबर पर थी जब हम सत्ता में आए थे 2014 में। आज अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर है। देश में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है, 4 नंबर पर जापान था। लेकिन भारत ने अभी नंबर 4 पर अपनी मतलब वो अपना भारत 4 नंबर पर अभी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इकोनॉमी एकदम डाउन ना हो, इसके लिए उन्होंने बचत की भूमिका भी रखी है, लोगों के सामने रखी है। पेट्रोल डीजल में बचत करनी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री जी के ताफे में 15-16 गाड़ियां रखी थी, लेकिन अभी उन्होंने 2 गाड़ियां रखी है। और सभी जो सीएम्स है, मिनिस्टर्स है, उन्होंने भी अपने ताफे में काफ़ी कमी की है। तो जिस तरह नितिन गडकरी जी बीच में कुछ रोड का इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे, वो बस से गए थे। मैं भी 2-3 बार मेट्रो से मैंने ट्रेवलिंग किया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल की बचत करने का ऐलान किया है।
उसके साथ साथ सोने का भाव इतना बढ़ गया है। मुझे याद है कि मैं महाराष्ट्र सरकार में 95 तक मिनिस्टर था, और तब सोने का भाव 5-6 हज़ार तोला होता था, लेकिन आज 1,40,000, 50,000, 1,60,000, 1,00,000, इसी तरह का 100 गुना से ज़्यादा मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भाई सोना खरीद कर वहाँ पैसा कैसे मत करो, वो पैसा अपना धंधे पानी में लगाओ। फॉरेन का टूर ना करके वो पैसा, फॉरेन का टूर का पैसा उधर ना खर्चा करके, या जम्मू कश्मीर है, नैनीताल है, महाबलेश्वर है, पांचगनी है, या बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जो अपने हर एक धर्म के मंदिर भी है। तो हमारे बुद्ध मंदिर भी मतलब बोध गया है, सारनाथ है, लुम्बिनी है। तो मतलब लुम्बिनी तो मतलब नेपाल में आता है, लेकिन इंडिया में भी जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जहाँ हिंदू धर्म के मंदिर है, जहाँ मस्जिदें है, जहाँ चर्चेस है, तो यहाँ लोगों ने जाना चाहिए भी, उन्होंने बताया है। लेकिन अभी पेट्रोल डीजल के भाव अनेक दिनों के बाद बढ़ाने की आवश्यकता सरकार को पड़ी। 3-3.25 रुपया पर लीटर बढ़ गया है। जरूर इसका परिणाम जो है, परिणाम ये मतलब महंगाई बढ़ने में जरूर मतलब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल भाव बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के भाव को बढ़ते हैं, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के भाव अचानक बढ़ जाते हैं। और इसीलिए मतलब जो अपने अत्यावश्यक वस्तुएं है, चीज़ें है, सब्जियां है, उसमें मतलब बढ़ोतरी जरूर होती है। लेकिन उसमें राज्य सरकारों को भी हमारा निवेदन है कि भाई इसमें अगर पेट्रोल डीजल में एक्साइज कम करने का निर्णय अगर सरकार लेती है तो वो भाव और भी अच्छे नीचे आ सकते हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी आज तो हमने कुछ भाव बढ़ाए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जरूर नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेंगे और पेट्रोल डीजल भाव कम करने के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे। आम आदमी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारी भूमिका है। लेकिन अपनी देश की इकोनॉमी एकदम डाउन ना हो, उसके लिए लोगों ने भी सहयोग देने की आवश्यकता है। महंगाई बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, नहीं भी है, लेकिन अपनी इकोनॉमी एकदम डाउन होकर अपने देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें बताई हैं, उसको लोगों ने फॉलो करना चाहिए, और कुछ दिनों के बाद जरूर महंगाई कम हो जाएगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। साथ ही आपकी यूनियन के मिनिस्टर पंडित संजय कुमार, उनके बेटे पर पॉक्सो के चार्ज लगे हैं और उन्हें कल अरेस्ट भी किया गया है। क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या मैं समझा? पंडित संजय कुमार, हाँ, यूनियन मिनिस्टर पंडित संजय कुमार के बेटे, उनके ऊपर चार्ज लगे हैं पॉक्सो के और उन्हें कल अरेस्ट भी किया गया। क्या कहेंगे इसका? कौन मिनिस्टर? केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, केंद्रीय मंत्री बंदे संजय कुमार है। संजय कुमार? हाँ, बंदी संजय कुमार, बंदी हाँ, तेलंगाना से हैं। उनके बेटे को पॉस्को के एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, तो कौन से राज्य में? तेलंगाना में। हाँ, तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिनिस्टर कहाँ का? केंद्र के मंत्री हैं, बंदी संजय कुमार है। हाँ, तो मतलब जिस तरह संजय कुमार जी केंद्र में मंत्री भी है और उनके बेटे को उसके अंदर अरेस्ट किया, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मंत्री के बच्चों ने इसी तरह का गलत काम करना ठीक नहीं है। और वो मंत्री का बेटा हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। और सरकार की तरफ से उनको अरेस्ट किया है पुलिस ने, उसको पॉक्सो भी लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत जगह पर अपना बाप कोई बड़ा होता है तो बच्चे बाप का नाम लेकर गलत बर्ताव करते हैं, और ये जो हुआ अच्छी बात नहीं है। और उनको उस लड़के को सजा होनी चाहिए, हमारी भूमिका। सर, ये बंगाल में विश्व बंगाल का ममता बनर्जी ने लोगो लगाया था सरकारी विभागों में। अब वहां पे बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने अशोक स्तंभ का लोगो हर जगह पर लगा रही है। किस तरीके से इस पहल को देखते हैं आप? नहीं, क्या लगाया था ममता? पहले विश्व बंगाल का लोगो लगाया था ममता बनर्जी जब उनकी सरकार थी।
अब बीजेपी की सरकार ने अशोक स्तंभ का लोगो लगाया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह राष्ट्रीय भावना वेस्ट बंगाल के लोगों के मन में मजबूत करने के लिए जिस तरह ममता बनर्जी ने जो लोगो लगाया था वो खाली राज्य तक सीमित था, लेकिन अगर अशोक चक्र वहाँ अगर आता है तो बड़ी बात है कि भाई नई सरकार जो बीजेपी की आई है उन्होंने उस लोगों को चेंज करके वहाँ अशोक चक्र जो है वो लगाया। तो अच्छी बात है कि अशोक चक्र अपना देश का बहुत ही सम्मानीय मतलब अशोक चक्र है और हर तिरंगे झंडे में अशोक चक्र होता है। मुझे लगता है कि ये निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ और या कोई ममता दीदी को कोई ज़्यादा विरोध करने का बिल्कुल उसमें भावना नहीं है। राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है और उसका सभी लोगों ने स्वागत करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जजों की सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा दी है, पहले 34 थे अब 38 हो गई है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, कितना जरूरी है? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 थी, लेकिन बहुत सारी केसेज अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपनी भूमिका या अपने को न्याय मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, इसलिए जजों की संख्या वो बड़ी है। तो मुझे लगता है कि 34 जज थे वो 38 किए हैं, लेकिन हमारा कहना है कि और भी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश भर के अनेक केसेस हजारों लाखों की संख्या में केसेस सुप्रीम कोर्ट में आती है। उसका निपटारा जल्दी 1-2 साल के अंदर होना चाहिए। इसके लिए कोई नई सिस्टम की भी आवश्यकता है। एक केस 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कोर्ट में चलती रहती है, तो इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जरूर चीफ जस्टिस ने जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने इसके बारे में विचार करना चाहिए और हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस उन्होंने विचार करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज उन्होंने विचार करना चाहिए कि बहुत सारी केसेज जमीन की और अनेक केसेज जो है अनेक साल तक चलती रहती है, तो कम समय में 2-3 साल में 4 साल के अंदर ही हर केस का निपटारा होना चाहिए, उनको जो न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति मुर्मू जी ने आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन और भी संख्या बढ़ानी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। साथ ही सर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अनाउंस किया है कि तीसरे और चौथे बच्चे के लिए वो पैसे देंगे। तीसरे और चौथे बच्चे के लिए वो पैसे देंगे। अगर तीसरा बच्चा किसी को होगा तो वो 30,000 रुपए देंगे और चौथा बच्चा होगा तो 40,000 रुपए देंगे। ये वहाँ की स्टेट की जनसंख्या का बैलेंस बनाने के लिए किया जा रहा है, तो कैसे इस इनिशिएटिव को देखते हैं आप? क्या बोल रहा है कि संख्या बढ़ानी चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए और जो संख्या बढ़ाएगा उन्हें सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। मुझे लगता है कि हर एक मुख्यमंत्री तो हमारे इंडिया के चीफ मिनिस्टर है और उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान उनके लिए ठीक है। वह अपनी संख्या बढ़ाने के लिए तीसरा बच्चा चौथा बच्चा भी होना चाहिए और अगर होता है तो उनके लिए सरकार मदद करेगी। ऐसा उन्होंने अपने राज्य में किया है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा मानना यह है कि बच्चे ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम दो हमारे दो इसी तरह का एक कानून भी बना है और 2 बच्चे के बाद अगर तीसरा बच्चा किसी को होता है तो उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो ज़्यादा बच्चे बढ़ाकर आज देश में तो दुनिया में भारत नंबर 1 पर है पॉपुलेशन में। 140 करोड़ तो 2011 का आंकड़ा है, अभी 2021 का सेंसस जब होगा तो और भी अपनी संख्या में बढ़ने वाली है। उससे बेरोजगारी बढ़ती है, उससे मुझे लगता है कि और भी फैमिली को तकलीफ होती है। 2 बच्चे हो गए तो उनकी शिक्षा अच्छी होती है, उनको माँ बाप अच्छी मदद कर सकते हैं। 4 बच्चे रहेंगे 5 बच्चे रहेंगे 6 बच्चे रहेंगे तो मतलब उनकी शिक्षा में भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ाना है, ज़्यादा बच्चे पैदा करना इसका मतलब देश की इकोनॉमी एकदम डाउन करना है और देश को प्रगति की दिशा से आगे जाने के लिए जिस तरह चाइना ने 1 फैमिली 1 बच्चा इसी तरह का निर्णय लिया और आज चाइना दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन में देश था, लेकिन अभी इंडिया का नंबर 1 पर हम लोग है। तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आना इतना ठीक नहीं लगता है।
क्योंकि इकोनॉमी में एक दिन हम एक नंबर पर आने का सपना नरेंद्र मोदी जी का है। ज़्यादा बच्चे बढ़ाने के लिए मेरे पार्टी का विरोध है। मुझे लगता है कि वन फैमिली मतलब हम दो हमारी दो, ये जो मतलब कानून बना है, उस कानून के दायरे में भारत सरकार और सभी राज्य सरकार ने काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं चंद्रबाबू नायडू के उपदेश से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे बढ़ाने से देश का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू सर। ठीक है।